व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की तौहीन, ट्रंप ने कराया शरीफ और मुनीर को इंतजार, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान फिर हुआ बेइज्जत। इधर भारत में गौरवशाली युग का हुआ अंत, MiG-21 जिसने 1965, 1971 कारगिल और बालाकोट में पाकिस्तान को सबक सिखाया, जाने क्यों नहीं रहा अब वो भारत के पास। लद्दाख हिंसा पर सियासत गरमाई, सीएम उमर अब्दुल्ला का बीजेपी सरकार पर सीधा वार, प्रशासन को बताया नाकाम। वहीं अमेरिका से बड़ी खबर, टिकटॉक अब होगा अमेरिकी निवेशकों के कंट्रोल में, चीन की पकड़ घटकर रह जाएगी सिर्फ 20%। बरेली में अलर्ट, मौलाना तौकीर रजा के ऐलान में प्रशासन सतर्क, भारी पुलिस बल तैनात। एशिया कप का फाइनल, भारत बनाम पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान तीसरी बार भी भारत से मात खाएगा? और संगीत जगत में गहरा सदमा, जुबिन गर्ग के रहस्यमयी मौत ने छोड़े कई सवाल, SIT जांच में बड़े खुलासों की गूंज। ये थी इस वक्त की कुछ बड़ी सुर्खियां, आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के वक्त हुई कूटनीतिक बेइज्जती। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों नेताओं को करीब 1 घंटे इंतजार करवाया और बाद में प्रेस से कहा, शायद वे इसी कमरे में हैं क्योंकि हम लेट आए हैं। इस बयान से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भारी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, इस मुलाकात की कोई आधिकारिक तस्वीर या प्रेस रिलीज तक जारी नहीं की गई, जो कि एक बड़ी अपमानजनक घटना बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर इन दोनों की मुलाकात की चर्चा खूब हो रही है। दोनों की मुलाकातों को लेकर कई यूजर्स दिलचस्प कमेंट कर रहे हैं। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, ट्रंप मुनीर को मुफ्त भोजन दे रहे हैं ताकि समय आने पर पाकिस्तान ईरान को धोखा दे सके। आपको बता दें, कुछ समय पहले पेंटागन के पूर्व अधिकारी एवं अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने अमेरिका से पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित करने का आह्वान किया था। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बारे में कहा था कि वो ओसामा बिन लादेन से अलग नहीं। रूबिन ने उन पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लादेन जैसा आसिम मुनीर का भी अंत होना चाहिए। यह घटना पाकिस्तान की गिरती कूटनीतिक हैसियत का प्रतीक है, खासकर ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका के रिश्ते महत्वपूर्ण बदलावों के दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका ने कश्मीर मसले पर भारत का विशुद्ध समर्थन करते हुए स्पष्ट कर दिया कि यह द्विपक्षीय मामला है, जिसमें कोई तीसरा पक्ष मध्यस्थता नहीं करेगा। इससे पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मार्ग कठिन होता जा रहा है। दूसरी ओर मोदी और ट्रंप के बीच प्रस्तावित मुलाकात को दुनिया गेम चेंजर मान रही है, जिसमें व्यापार, वीजा नीतियां और रणनीतिक साझेदारी के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। स्वतंत्रता की कुंजी थमे पाकिस्तान की सार्वजनिक बेइज्जती ये दर्शाती है कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की स्थिति कितनी कमजोर हो गई। बहरहाल, इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते गुरुवार यानी कल कई चीजों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से फार्मास्यूटिकल दवाओं पर 100%, रसोई कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50% और असबाब वाले फर्नीचर पर 30% और भारी ट्रकों पर 25% आयात कर लगाई जाएगी। ट्रंप ने इसकी जानकारी ट्रूथ सोशल पर दी। अब बात दूसरे खबर की करें तो भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान आज यानी 26 सितंबर 2025 को रिटायर हो रहा है। ये भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था, जिसे 1963 में सोवियत संघ से प्राप्त किया गया था। इसने भारत के 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। MiG-21 ने अपनी सेवा काल में दुश्मनों, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ कई बहादुरी के कारनामे दिखाए, जिसमें 2019 की बालाकोट स्ट्राइक में F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराना प्रमुखता से शामिल है। MiG-21 भारत की हवाई ताकत का प्रतीक रहा, जो ध्वनि की गति से तेज उड़ान हो सकता था। समय के साथ MiG-21 को अपग्रेड किया गया और इसे MiG-21 बाइसन, जिसमें नया रडार, मिसाइल और हेलमेट माउंटेड साइट जोड़े गए। MiG-21 बहुत सफल रहा, लेकिन पुराने डिजाइन और रखरखाव की दिक्कत के कारण इसे उड़ता ताबूत भी कहा जाता था। 60 वर्षों में 400 से अधिक क्रैश और 200 से ज्यादा पायलटों की MiG-21 में मृत्यु हुई। इसके आखिरी बड़े अभियान में 2025 का ऑपरेशन सिंदूर शामिल है, जो पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था। MiG-21 की जगह भारतीय वायुसेना में तेजस Mk-1A डाला जाएगा,
जो स्वदेशी लड़ाकू विमान है। तेजस के हथियार प्रणालियों में देरी और सप्लाई चेन की समस्या के कारण MiG-21 को लंबे समय तक परिचालन में रखना पड़ा। तेजस के इंजन GEF-404 की आपूर्ति में देरी और तकनीकी दिक्कतें इसकी डिलीवरी में बाधा बनी हुई हैं। युद्धों में MiG-21 की भूमिका की बात करें तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में MiG-21 ने अमेरिकी निर्मित पाकिस्तानी विमानों को जवाब दिया था। 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता में MiG-21 ने निर्णायक भूमिका निभाई। वहीं 1999 के कारगिल युद्ध में ये रात में ऑपरेशन के दौरान दुश्मनों के ठिकाने पर लगातार हमला करता रहा। 2019 बालाकोट स्ट्राइक में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन से F-16 गिराया था। MiG-21 ने भारतीय वायुसेना के इतिहास में गौरवशाली युग का निर्माण किया और अब उसकी सेवा समाप्त हो रही। इस कड़ी में तीसरी खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लद्दाख की हिंसा को लेकर की गई टिप्पणी और उनकी बीजेपी सरकार पर कड़ी आलोचना के बारे में है। हाल ही में हुए लद्दाख के लेह में हिंसा की घटना ने पूरे सियासी माहौल को हिला दिया है। इस मामले पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। रियासी जिले में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लेह में हुई हिंसा प्रशासन की विफलता का नतीजा है। उन्होंने उपराज्यपाल के नेतृत्व वाली लद्दाख प्रशासन को शांति बनाए रखने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि लद्दाख में सरकार बीजेपी की है, इसलिए अपनी विफलताओं के लिए दूसरों को दोष देना बंद करे। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस इतनी ताकतवर होती तो लद्दाख की परिषद चुनाव में क्यों नहीं जीती। बीजेपी ने चुनाव जीते हैं जबकि कांग्रेस हार गई, इसलिए बीजेपी को बहाने बनाना छोड़कर सच का सामना करना चाहिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जनता से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी हाल में कानून को अपने हाथ में ना लें। उन्होंने भारत सरकार से भी अनुरोध किया कि वो लद्दाख के लोगों के जायज मांगों पर ध्यान दें और इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि वे कारगिल और लेह के बीच भाईचारा और शांतिपूर्ण वातावरण देखना चाहते हैं। इसके साथ उन्होंने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि अब प्रशासन को यहाँ जितना हो सके उतना विकास करने देना चाहिए। वहीं गौरतलब है कि लंबे समय से अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक को लेकर विवाद जारी था। पिछले कई सालों से टिकटॉक के मालिकाना हक को लेकर तनाव बना हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी सरकार के दौरान बाइट डांस कंपनी को आदेश दिया था कि अगर टिकटॉक का अमेरिकी हिस्सा किसी अमेरिकी कंपनी को नहीं बेचा जाएगा तो टिकटॉक को अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा। लेकिन अब इस मामले में बड़ा बदलाव हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक डील पर हस्ताक्षर किए। इस डील के तहत टिकटॉक के अमेरिका में संचालन का नियंत्रण अमेरिकी निवेशकों के हाथ में होगा। चीन की कंपनी बाइट डांस के पास केवल 20% हिस्सा रहेगा। अमेरिका की यह डील युवाओं के लिए बहुत अच्छी साबित होगी, ऐसा ट्रंप खुद कह रहे हैं। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इस मामले पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बातचीत की है और इस बात पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि शी जिनपिंग भी मेरा सम्मान करते हैं। ये डील खासकर अमेरिकी युवाओं के हित में है क्योंकि यह सुनिश्चित करेगी कि टिकटॉक की यूजर सामग्री और एल्गोरिदम का नियंत्रण अमेरिका के पास ही होगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी इस डील की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये डील यह सुनिश्चित करेगी कि टिकटॉक का एल्गोरिदम अमेरिकी निवेशकों द्वारा नियंत्रित होगा ताकि इसे किसी भी विदेशी सरकार द्वारा प्रचार का साधन ना बनाया जा सके। बात बरेली की करें तो बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद मामले और अन्य संबंधित मुद्दों पर ज्ञापन देने में अड़ गए हैं, जो प्रशासन के लिए फिलहाल चिंता का विषय बन गया है। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए धारा 163 लागू कर दी है और भारी पुलिस बल तैनात किया है। DM और SSP ने फ्लैग मार्च कर चेतावनी दी है कि अगर शांति भंग की जाएगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिले में कुल 3218 पुलिसकर्मियों के साथ 8 ड्रोन टीम और 15 क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है। मौलाना तौकीर का कहना है कि प्रदेश में आई लव मोहम्मद कहने वालों और पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग और कानून व्यवस्था जैसे कई अन्य मामले भी हैं, जिसके लिए वे राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन DM को सौंपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके धार्मिक मामलों में दखल नाकाबिले बर्दाश्त है। पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ
जिले में स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। बरेली को फिलहाल सेक्टर्स और सब सेक्टर्स में बांटकर प्रत्येक क्षेत्र की जिम्मेदारी एडिशनल एसपी और सीओ को दे दी गई है। अब खेल जगत की बात करें तो एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड का एक अत्यंत रोमांचक मैच कल हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 135 रन बनाए, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 9 विकेट खोकर 20 ओवर में 124 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की तरफ से तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने शानदार गेंदबाजी की और जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई, जबकि बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन अहमद ने 3 विकेट लिए। गौरतलब है कि इस जीत के साथ पाकिस्तान अब आने वाले इतवार को होने वाले फाइनल में भारत के खिलाफ खेलेगा। इस मैच का क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि एशिया कप के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण मुकाबला होगा जिसमें 2 बड़े पड़ोसी देश आमने सामने होंगे। हालांकि पिछले 2 हफ्तों में भारत ने पाकिस्तान की टीम को 2 बार बुरी तरह से हराकर साबित कर दिया है कि इस समय पाकिस्तान की टीम अपेक्षा से ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। अब आखिरी खबर की ओर चलें तो असम और बॉलीवुड के जाने माने गायक जुबीन गर्ग का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में अचानक निधन हो गया। इस निधन ने म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार वो स्कूबा डाइविंग के दौरान लाइफ जैकेट न पहनने की वजह से दम घुटने से मृत्यु को प्राप्त हुए, जबकि उनकी पत्नी ने दावा किया कि उन्हें एक हार्ट अटैक आया था। इस मामले की जांच के लिए असम सरकार ने 10 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT गठित किया है, जिसका नेतृत्व असम पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक MP गुप्ता कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने साफ कहा कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और जांच की पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। SIT ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाल ही में जुबीन के साथ उस विवादित सिंगापुर यॉट यात्रा पर मौजूद शेखर ज्योति गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उनके खिलाफ अभी कोई आधिकारिक आरोप प्रकट नहीं हुए हैं। इसके अलावा उद्यमी और सांस्कृतिक कार्यकर्ता श्यामा कानू महन, जो इस यात्रा से जुड़े हैं, वो भी SIT की निगरानी में है और उन्होंने आत्मसमर्पण की इच्छा जताई है। उनके आवास पर टीम ने तलाशी भी ली है। जांच में अब तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक और जुबीन के मैनेजर के खिलाफ भी कई FIR दर्ज किए गए हैं, जिनमें आपराधिक साजिश और गैर इरादतन हत्या के संभावित आरोप शामिल हैं। सार्वजनिक दबाव और पारदर्शिता की मांग को देखते हुए केस का दूसरा पोस्टमार्टम भी किया गया और विसरा परीक्षण के लिए नमूने दिल्ली के केंद्रीय फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। इस मामले में कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं, जैसे कि जुबीन को विदेश यात्रा के लिए क्या दबाव बनाया गया और इस संदिग्ध मौत के पीछे कोई साजिश तो नहीं। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इस मामले ने तीखी प्रतिक्रियाएं और SBI जांच की मांग को जन्म दिया। संगीत जगत के साथ ही आम जनता ने भी इस मामले में सच्चाई की उम्मीद की है। गायक के लिए श्रद्धांजलि देने वालों में बॉलीवुड के बड़े सितारे जैसे आमिर खान भी शामिल हुए। उन्होंने जुबीन के योगदान को याद किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। तो ये थी फिलहाल की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसे खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।